आपका बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण एनसीईआरटी कवर कराएंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का, जिसमें कि क्लास 6 का 2 चैप्टर ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज हम लोग अध्याय 3 यानी कि लेसन 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बेसिक एनसीईआरटी बुक है। लाइन बाय लाइन आपको हिंदी मीडियम से इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा, जो कि आज तक आपको यूट्यूब पर नहीं मिला है। तो बेसिक जो बातें हैं, अगर आपको पिछले लेक्चर अगर आप देख लें तो आप बात को रिलेट करके अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेहतर वही होगा कि आप पिछला लेक्चर देखने के बाद ही इस लेक्चर को देखें। फिर भी जो लोग पिछला लेक्चर नहीं भी देखे होंगे और इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनको मेरा 99% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। आप चीज़ों को अच्छी से रिलेट करके पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं आरंभिक नगर, जो कि अध्याय 3 में है, लेसन 3 में है। उसका नाम है आरंभिक नगर। आप स्क्रीन पे दूसरे साइड देख भी सकते हैं, आपको दूसरे साइड में दिखाई दे रहा होगा अध्याय 3 करके, साइड में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अध्याय 3 करके आरंभिक नगर। ठीक है, तो अध्याय 3 आरंभिक नगर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है ऑलरेडी 2 चैप्टर इस बुक का एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का 2 चैप्टर हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। उसको भी जाकर देख ली, ताकि आपको बेहतरीन से समझ में आ जाए और चीज़ों को रिलेटेड करके हम लोग आराम से पढ़ पाएंगे। और ये बेसिक बुक है, तो इसमें बेसिक सारी बातें ही बताई जाती है, और डिटेल जैसे हम 7, 8, 9 का जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर और चीज़ें रिलेटेड होगी, तो सारे कंबाइंड हो जाएंगे। तो चलिए, आज चैप्टर 3 में हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर देखते हैं चीज़ों को क्या है, किस तरह से, और इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा की कहानी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हड़प्पा की कहानी सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि हड़प्पा की कहानी। तो हड़प्पा की कहानी क्या है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। इसके बारे में एनसीईआरटी ने क्या दिया है। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। आज से 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे जो इंजीनियर थे उनको क्या अचानक से ईंट मिला। पुरास्थल, हड़प्पा पुरास्थल में जो ईंट था वो ईंट मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। जो हड़प्पा स्थल अभी कहाँ है, आधुनिक का पाकिस्तान में। 150 साल पहले तो इंडिया का विभाजन हुआ नहीं था, भारत पाकिस्तान साथ में था। तो उस समय अंग्रेज का शासन था, और जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो उस समय इंजीनियरों को हड़प्पा का पुरास्थल मिला, जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है। तो जो इंजीनियर को मिला, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से 1000 ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। जब वो हड़प्पा के स्थल में उनको ईंट मिला, तो वो बहुत सारे ईंट, लगभग 1000 ईंट वहाँ से उखाड़ के ले गए और उस पर रेलवे लाइन बिछाई, जिसके कारण वहाँ की जो वो इमारतें थी, वो इमारतें क्या हो गई, नष्ट हो गई। ठीक है, आगे क्या है, आइए उसको देखते हैं। इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद बताया गया है कि उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विकों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारत और चीज़ें मिली है, उसे हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 वर्ष पूरा पहले हुआ था। आपको बता दें कि हड़प्पा सभ्यता जो बनने का जो साक्ष्य मिलता है, जो पुरातत्वविदों ने बताया है, वो बताया है कि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व में हड़प्पा स्थल बन चुका था। 2400 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। ईसा मसीह के जन्म के बाद से ईसवी चलता है, और ईसा मसीह के जन्म से पहले ईसा पूर्व चलता था। तो 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व में बना हुआ है। तो 2400 से जब आप 0 तक आएंगे तो 2400 हो गया, और इधर 2019 तक आएंगे या 2022 तक आएंगे तो इधर आपका 2000 साल हो गया। 2000, 4000, लगभग 4500 साल हो गया, जो कि यहाँ पे जोड़ के 4700 साल बताया गया है। तो वो जो पुराना शहर था, जो हड़प्पा का शहर था, यानी जो सिंधु सभ्यता था, वो आज से लगभग 4500 साल यानी कि 4700 साल पहले बन चुका था। वहाँ पे पक्की ईंटें की मकान बन चुकी थी। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ ऐसे देखने के मिलेंगे, बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे, जो कि आगे इसी में है। चलिए देखते हैं, आगे है। देखिए यहाँ पे बताया गया है, पहले इस बॉक्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। इस बॉक्स में क्या है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वों को अनोखी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पे काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर और बट, महरे, मनके तथा
तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी शहर थे, कुछ पाकिस्तान में है, कुछ भारत में है, जिनसे कि बहुत सारी पुरानी वस्तुएं मिली है, जैसे मिट्टी का लाल बर्तन मिला है, काले रंग के चित्र बने पत्थर मिले हैं, बट के मुहरे मिले हैं, मनके, तांबे के उपकरण, औजार आदि चीज़ें वहाँ पे प्राप्त हुई है। ठीक है, इन नगरों की विशेषता क्या थी? आइए इन नगरों की विशेषता पर चर्चा करते हैं। इन नगरों में से कई को 2 या 3 ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। यानी जो बड़े बड़े नगर थे तो इनको कई को 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया जा सकता है। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वों ने नर्ग दुर्ग कहा। यानी जो ऊंचाई वाला भाग था, यानी जो पश्चिमी हिस्सा था, जो छोटा था, उसे नर्ग दुर्ग कहा गया, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। निचले हिस्से को क्या कहा है? निचला नगर को निचले हिस्सा कहा गया है। दोनों हिस्से के 4 दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। यानी जो दोनों हिस्से थे उनका जो 4 दीवारी, यानी उसमें जो बिल्डिंग बनती थी, दीवारें बनती थी, वो पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी और हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवार खड़ी रही। यानी आज भी अगर घूमने जाएंगे, उपरा स्थल अगर आप देखने जाएंगे पाकिस्तान के मोहनजोदाड़ो इलाकों में, या फिर इंडिया का जो कालिंगबंदा, चंद्रहुंदरो या फिर मेहरगढ़ इलाकों में आप जाएंगे, तो आज भी जो दीवारें हैं वो दीवारें खड़ी खड़ी हैं। यानी उस समय की जो ईंटें थी वो इतनी पक्की ईंटें थी कि आज भी दीवारें जैसे कि तैसे हैं, उनमें कुछ भी नहीं हुआ है। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिनसे कि दीवार खूबसूरत और मजबूत रहे। समझ जाइए कि जो आज से 4,500 साल पहले ईंटों का आविष्कार हो चुका था। दीवार बनाने के लिए उसका चिकनाई, उसका चुनाई, बुनाई, उन पर अलंकरण भी किया जा रहा था आज से 4700 साल पहले, जो कि आपका हड़प्पा का सभ्यता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे बताया गया, आप पहले मैप हम लोग देख लेते हैं। मैप क्या है देख सकते हैं, ये मानचित्र 3 है, इसमें आरंभिक नगर के बारे में भी बताया गया है। तो देखिए, ये जो मोहनजोदाड़ो है ये पाकिस्तान में है, सतकाको ये भी पाकिस्तान में है, ये चंदहुदड़ो राजस्थान में है, धौलावीरा और सूरजकोटता और ये सब, लोथल ये सब आपका गुजरात में है। ठीक है, ये सिंधु नदी जो कि भारत से होते हुए पाकिस्तान में जा रही है, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, यही है हड़प्पा। ये हड़प्पा है जो कि यहाँ पर हड़प्पा का साक्ष्य इतना बड़ा इस तरह से था, जो कि पंजाब, पाकिस्तान ऐसे होते हुए सारा लिया था। कलिंगबंगा आपको राजस्थान में मिल जाएगा। राखीगढ़ है, राखीगढ़ एक बहुत फेमस एरिया है। तो ये सारे मानचित्र के द्वारा यहाँ पे आपको बताया गया है, समझाया गया है और दिखाया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पे मोहनजोदाड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातात्विकों ने महान स्नानगार का नाम दिया। यानी मोहनजोदाड़ो में, तो ये पूछ सकता है कि महान स्नानगार कहाँ था, तो कहाँ था? ये मोहनजोदाड़ो में था। महान स्नानगार कहाँ था? मोहनजोदाड़ो में। इस चीज़ को आप ट्रिक कर लें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेलवे और एसएससी के एग्जाम में आए हुए भी हैं। कहाँ है? इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परतें चढ़ाई गई थी। सोचिए, उस समय प्लास्टर हो रहा था, उस समय चारकोल की परतें चढ़ाई जा रही थी ताकि पानी का रिसाव ना हो सके। जो महान स्नानगार है, समझिए तो आज समय का, आज के डेट का वाटर पार्क या तो फिर स्विमिंग पूल इसको बोला जा सकता है। उस समय का स्विमिंग पूल या वाटर पार्क बोला जा सकता है, जो कि मोहनजोदाड़ो में स्थित था आज से 4700 साल पहले। ठीक है, पक्की ईंट का बना गया था, उस पर प्लास्टर किया गया था, उस पर प्लास्टर, उसके बाद उसको पानी के जल के रिसाव को रोकने के लिए उस पर क्या चढ़ाया गया था? चारकोल का इस्तेमाल किया गया था। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। यानी इसमें 2 सीढ़ियाँ बनाई गई थी, दो तरफ से लोग इसमें एंट्री कर सकते थे, चारों बगल कमरे बनाए गए थे और साथ में इसमें पानी कुआं से भरा जाता था। और पानी इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि नहाने के बाद या जो भी इस्तेमाल उसमें लोग करते होंगे, वो करने के बाद इसमें से पानी वापस निकाल दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे। वहाँ पर कुछ विशिष्ट लोग विशेष अवसर पर स्नान किया करते थे, इसीलिए पानी को उसमें हमेशा रखा नहीं जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे है कि कालिंगबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालिंगबंगा आपको दिखाए थे, राजस्थान में पड़ता है। तो कालिंगबंगा और लोथल जैसे नगरों में क्या मिलते हैं? अग्निकुंड मिलते हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिली है। भंडार गृह मिले जिसमें कि भंडारण करके लोग, जो उसमें व्यापारी भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, तो वो लोग भंडार कर रखते थे, तो भंडार गृह मिली है। और साथ में लोथल और कलिंगबंगा में क्या मिला है आपको? लोथल और कलिंगबंगा में अग्निकुंड मिला है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये
मैप के बारे में देखिए, तो जो महान स्नानगार है जो कि आपको मिला है मोहनजोदाड़ो में वो यही है, उसको आप ध्यान से देख सकते हैं। महान स्नानगार मोहनजोदाड़ो में जो मिला हुआ है वो यही है। इसमें दो तरफ से सीढ़ियाँ बनाई गई थी उतरने के लिए। देखिए दो तरफ से सीढ़ियाँ, एक तो ये सीढ़ियाँ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस तरह से उतरने के लिए बनाई गई थी, और एक सीढ़ियाँ इधर से बनाई गई है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें पानी भरा जाता था जिसमें लोग नहाते थे, और चारों तरफ इसका कमरा बनाया गया था जो कि एक पीक में, जो पीक है इसमें आ नहीं पाया है एक फ़ोटो में, क्योंकि बहुत विशाल स्नानगार था, इसलिए इसका महान स्नानगार बोला गया है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बेसिक इसी तरह से देगी। आपके मन में अगर आप लुसेंट पढ़े होंगे तो बहुत सारा सवाल आ सकता है कि हमने लुसेंट में तो ये पढ़ रखा है, क्योंकि उसमें बताया गया है कि मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, फिर इसका जो आकार था वो किस बनावट कैसा था, जैसे कि त्रिभुजाकार था। तो बहुत सारी बातें वहाँ पर बताई गई थी। जो राखीगढ़ है, मेहरगढ़ है, कहाँ से क्या मिला था, मेहरगढ़ घग्गर नदी के किनारे बहती है। तो इन सारी बातों को चीज़ हम जब क्लास 8, 9, 10, 11, 12 का पढ़ेंगे तो वहाँ पर रिलेट करके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो क्लास 6 की एनसीईआरटी है जो कि बेसिक है। यहाँ पे केवल बेसिक बातें बताई गई और कुछ फोटो दिखाई गई है, जो कि ये फोटो आपको लुसेंट में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया विशाल स्नानगार, जो कि आई थिंक आज तक आप लुसेंट में नहीं देखे होंगे और आपको यहाँ पे देखने को मिल गई क्लास 6 की एनसीईआरटी में। आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भवन, नाले और सड़क। उस समय के जो भवन थे, नाले थे और सड़क थे वो कैसे हुआ करते थे। तो इस नगर के घर आमतौर पे 1 या 2 मंजिल के होते थे। यानी उस समय जो घर होते थे आमतौर पे 1 मंजिल या 2 मंजिल के हुआ करते थे, और आज तो 50 मंजिल का भी घर बन जाता है। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। जो घर होता था, सपोज कि ये घर है, ये घर का आंगन है, तो इसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। आज भी गाँव में जाके देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे पुराने घर मिल जाएंगे जो कि बीच में आंगन है और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते हैं, यानी कि रूम बनाया जाता है। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। यानी लगभग वो जो शहर था, हड़प्पा शहर था, लगभग घरों में, अधिकांश घरों में, यानी वही लगभग घरों में अलग अलग स्नानघर होते थे। यानी जो नहाने का घर होता था वो अलग बनाया जाता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब बातों को इस तरह सोचिए कि जहाँ पे मानव जाति का उतना विकास नहीं हुआ था, मानव संसाधन साइंस उतना डेवलप नहीं हुआ था, लोग जैसे तैसे रोड पे नहा लेते थे, कुआं का पानी निकाल के तालाब में नहा लेते थे, नदी में नहा लेते थे। उस समय आज से 4500 साल पहले मोहनजोदाड़ो में नहाने के लिए अलग घर बनाया जाता था, मेला लगता था, व्यापारियाँ होती थी, लोग पक्की ईंटे के मकान बनाते थे। तो सोच लीजिए कि उस समय वो मोहनजोदाड़ो सभ्यता जो था, यानी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता कितना प्रसिद्ध रहा होगा, कितना फेमस रहा होगा, वहाँ के लोगों के जीवन आजीविका कितना फल फूल रहे होंगे और कितना हंसी खुशी से वो लोग वहाँ पे जीवन जी रहे होंगे। वो तो मोहनजोदाड़ो यानी हड़प्पा का जो तबाही आया था वो आया था सिंधु नदी के बांध को टूटने के कारण। अगर इसमें उसका चर्चा हुआ होगा तो देखेंगे, या फिर क्लास 8 या 9 में उसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है कि कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। यानी जो उस अभी भी आपको जाइएगा वहाँ पे तो कई ढके हुए नाले थे। जैसे कि आज हम लोग जो नाला बनता है तो नीचे नाला रहता है शहर में, ऊपर से उसको ढक दिया जाता है ताकि लोग उसमें गिरे नहीं या कोई सामान गिरा नहीं, अंदर अंदर पानी फॉलिंग होते रहता है। तो उस समय भी ऐसा नाला बनाया था, आज से 4500 साल पहले भी। हर नाली में हल्की ढलान होती थी, और उस समय का जो नाली है उसमें हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आराम से रिस के बाहर निकल जाए। लेकिन जो आज की नाला है, आज की नाला में तो पानी नाला में ही रह जाता है, निकलता भी नहीं है बाहर। बहुत ज़्यादा ऐसा नाला आज का है। ठीक है, ताकि पानी आसानी से निकल जाए। उस समय का जो नाला बनाया जाता था वो ढलान बनाया जाता था ताकि पानी आसानी से निकल के बह सके। अक्सर घरों की नालियाँ को सड़क के नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो कि आज भी होता है। लोग घरों की नालियाँ को निकाल के ले जाकर सड़क के नालियों में जोड़ देते हैं, वो उस समय भी था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़क का निर्माण योजनाबद्ध तरीका से, यानी घर, सड़क और नाले का जो निर्माण होता था योजनाबद्ध तरीका से एक साथ किया जाता था। यानी उस समय भी था, लोग जब घर बना रहे थे उसी समय सोच लेते थे किधर स्नान घर बनाना है, किधर पूजा घर बनाना है, किधर भंडारण घर बनाना है और किधर से नालियाँ निकलना है। उस समय ही सोच लेते थे, ना कि घर बना लिए और बाद में इन सब कामों को करते थे। तो उन समय के लोगों भी जो नालियाँ बनता था उसमें जगह जगह पर जो बड़े नाले होते थे, शहर के छोटे छोटे नाले फिर घर के नाले मिलते थे बड़े नाले में, तो जो बड़े नाले होते थे यहाँ पर जगह जगह क्या बनाई जाती थी, नालियों में जोड़ दिया था, बाद में नालों में मिल जाते थे और
ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाया जाता था, जो कि आज भी देखे होंगे आप, बड़े बड़े शहरों में गए होंगे, रोड पर देखे होंगे। तो इस तरह के जो ये रोड पास हुआ है, ये रोड पास हुआ है तो बीच में कहीं पे आपको इस तरह से गोल गोल आपको देखने को मिलता होगा, जो कि ढक्कन के आकार को आप उन को देखने को मिलता है। उसके नीचे नाला होता है और वो ढक्कन खुल भी सकता है, ढक्कन खुलता भी है, जिससे कि अंदर वो जो साफ़ करने वाला होता है वो जाके अंदर साफ़ करता है चीज़ों को, अगर कोई चीज़ें फंसी होती थी। तो ये आज से 4700 वर्ष पूर्व यानी हड़प्पा के सभ्यता यानी मोहनजोदाड़ो के समय में भी ये था। उस समय के जो घर बनते थे, नालियाँ बनती थी, उस समय भी ये चीज़ प्रसिद्ध थी, फेमस थी और इस तरह से बनाया जाता था। जिस समय घर बनता था उसी समय इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ये दिख रहा होगा, ये क्या है, ये हमारा अतीत का एक चित्र है। यहाँ पे ये दीवारें हैं, जो ये दीवारें का फोटो दिखा रही है, किस प्रकार की दीवारें थी, किस प्रकार की पक्की ईंटें थी, किस प्रकार की सीढ़ी थी। और यहाँ पे एक ये बूढ़ा बैठ के कुछ काम कर रहा है, वहाँ पे शायद ईंटा को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये फिगर आपको लुसेंट में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे का बात करते हैं। नगरीय जीवन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि उस समय का जो नगरीय जीवन था वो कैसा था। तो हड़प्पा के नगर में बड़ी हलचल रहा करती थी, लोग वहाँ पे बड़ी एक्टिव रहते थे, बहुत ही हलचल रहा करती थी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोग को भेजकर दूर दूर के धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। यानी वहाँ के जो लोग थे हमेशा एक्टिव रहते थे। यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर में खास इमारतें बनाने की ताकत रखते थे, हमेशा नई नई योजना में जुड़े रहते थे, किस तरह से अपने शहर का, अपने नगर का विकास करना था, उसमें हमेशा जुड़े रहते थे। शासकों को दूर भेज के, लोगों को दूर दूर भेज के वहाँ से क्या करते थे, बहुमूल्य धातु, पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ मंगवाते रहते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। ये तो पुरानी व्यवस्था से चलती आ रही है, जो राजा महाराजा का व्यवस्था था उस समय सोना चांदी राजा महाराजा अपने पास रखते थे, उसको पहनते थे। तो ये तो बहुत पुरानी चीज़ों से चलती आ रही है। इस नगर में लिपिक भी होते थे, सोचिए उस नगर में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते ही थे और साथ ही और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो कि बच नहीं पाई। उस समय लिपि भी थी जो कि मुहरों पर लिखते थे, और जैसे कि हमने लोग पीछे पढ़ा था अभिलेख होता था, ताम्रपत्र पे ताड़ के पत्ते पे लिखा जाता था। उस समय हड़प्पा सभ्यता में भी वो फेमस था, लिखा जाता था। उस समय जो सिक्के बनते थे, जो मुहरें बनते थे, जो मनी बनती थी, उस पर भी लिखा जाता था। और साथ ही साथ कुछ ऐसे चीज़ होते होंगे जिस पर लिखा जाता था, लेकिन जो वो साक्ष्य बचे नहीं है। जब वहाँ पर तबाही आया तो बहुत सारी चीज़ नष्ट हो गए जो कि अब बचे नहीं, इसलिए अभी तक उनका कोई जानकारी नहीं मिला और अभी तक हड़प्पा सभ्यता में खुदाई जारी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक नाली का फोटो दिखाया गया है जो कि हड़प्पा सभ्यता का है। किस प्रकार के नाली वहाँ पे बनाया जाता था, किस प्रकार से ढलान रहते थे, इधर भी घर है, इधर भी घर है। हालांकि ये टूटा हुआ है क्योंकि जब तबाही आया था वहाँ पे भीषण तबाही आया था तो वो टूट के ख़त्म हो चुका है। तो जो अवशेष बचे हैं उसी का फोटो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बीच में ये नाली देख सकते हैं, नाली अधिकतर धीरे धीरे ढलान करके ऐसे बनाया गया है और दोनों साइड घर है। आगे बात करते हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों में या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों से किस्से, कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिन्हें बच्चे खेलते होंगे। यानी इनके अलावा नगरों और घरों में जो महिलाएँ होती थी, स्त्री पुरुष होते थे जो कि मकान यानी घर, पक्की ईंट, जिनको उतना टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था, हालांकि उसमें उतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, फिर भी उन लोगों के लिए बहुत ही डेवलप था। तो उन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था, जो हमेशा घरों में रहते थे वो किसी न किसी उद्योग में लगे रहते थे, उद्योग स्थल में लगे रहते थे। जैसे शिल्पकार थे, चित्र बनाते थे, शिल्प करते थे, कपड़ा सीते होंगे, वहाँ से उपयोगी वस्तुओं को लाते थे, दूसरे जगह से लाने का काम करते थे। साथ में सुदूर देशों से क्योंकि जो हड़प्पा का सभ्यता था व्यापार भी उस समय होता था और अपने इंडिया में नहीं विदेशों से भी व्यापार हुआ करता था। सुदूर देशों की किस्से कहानी, जब वहाँ से वो आते थे जाते थे तो जो रास्ते में कहानी किस्से घटित होती थी, वहाँ से वो किस्से कहानी को भी उठा के लाते थे। उस समय जो मिट्टी की खिलौना बनता था, मिट्टी के खिलौना का भी उठा के लाते थे जो कि यहाँ पे बच्चे खेलते थे। इसका भी कुछ साक्ष्य और प्रमाण मिला हुआ है, ठीक है, जिससे बच्चे खेलते होंगे ऐसा अनुमान लगाया गया है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का कुआं है, आप देख सकते हैं इस प्रकार का उस समय कुआं बनाया जाता था जिसमें से कि पानी निकाला जाता था और लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता था, जिससे लोग पीते थे प्लस स्नान भी करते थे इसी पानी से। ठीक है, आगे कुछ और चित्र बनाया गया है, चलिए इसको भी देखते हैं। पहले इस बॉक्स को हम लोग पढ़ लेते हैं कि इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। सबसे ऊपर मोहनजोदाड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं,
बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। इस मोहर के ऊपर की चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर नीचे पक्की मिट्टी की खिलौने हैं। देखिए, ये है हड़प्पा सभा में एक लिपि थी जो कि यहाँ पे लिखा गया है। नीचे ये किसी चीज़ का कोई, शायद ये गाय या बैल, एक सिंग वाला बैल उस समय होता था ना, 2 सिंग वाला बैल है, एक ही सिंग है, एक ही सिंग वाला बैल है, शायद बैल है। और ऊपर तो एक कुआं है, जो कि कुआं हम लोगों ने देख ही लिया है। ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में उपमहाद्वीप में लेखन के प्राचीन थे। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, इसको वैज्ञानिकों ने पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा पाया है। और ये है मिट्टी की खिलौना, जो कि सुदूर देशों से लाया जाता था बच्चों को खेलने के लिए हड़प्पा सभ्यता में। यही मिट्टी का खिलौना है। इस फिगर को आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, आगे की बात करते हैं नगर और शिल्प के बारे में। उस समय जो नगर थे, शिल्प थे, उनका किस प्रकार से और कैसे विकास होता था। ठीक है, नगर और शिल्प के बारे में। नगर और शिल्प, आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई। पुरातत्वविदों की जो चीज़ें वहाँ मिली है, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं को बनाई गई थी। जो वहाँ पे चीज़ें मिली है, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो उनमें से अक्सर चीज़ें जो थे शंख से, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई। नहीं, उस समय भी धातु फेमस था। और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से मनके, बाट और फलक है। देख सकते हैं ये फोटो, मनके, बाट और फलक का ये फोटो है जो सबसे आकर्षक है। ठीक है, इस चीज़ में इस साइड बॉक्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पत्थर के बाट को देखो, ये पत्थर का बाट है जो कि एक क्यूब के आकार का है। देख सकते हैं ये क्यूब का आकार का एकदम तराशा हुआ है, कहीं भी इसमें डाउट नहीं है। तो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीक़ों से इस बाटों को बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं के तौलने के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि उस समय जो मापन तौलन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि उस समय व्यापारी हुआ करता था, व्यापार हुए करते थे, तो उस समय जो तौलने की प्रक्रिया होगी उसको इसी के लिए बनाया गया था, जिससे कि वो तौला जाता होगा। ठीक है, मध्य बाएं में मनके में इनमें से कई कार्नियल पत्थर से भी बनाए गए हैं। पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच छेद किए गए हैं ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। यानी छोटा छोटा पत्थर इसमें देख सकते हैं, इसमें छेद किया गया है ताकि उसमें धागा डाल के जो है उसमें माला बनाई जा सके और लोग उसे पहन सके। ठीक है, और दाईं ओर कढ़ाईदार वस्त्र है। क्या है ये? कढ़ाईदार वस्त्र है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। यानी ये मूर्ति देख सकते हैं, ये मोहनजोदाड़ो से ये मिली है, जिसमें कि वो कढ़ाईदार यानी जो कांच का होता है, बहुत ही कड़ा होता है, ये वस्त्र को पहने हुए मूर्ति मिली है। और ये कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है दोस्तों? मोहनजोदाड़ो से मिली है। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं और यहाँ से पढ़ना था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन के किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी की बर्तन बनाते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो काले रंग की डिजाइन करते थे, जो लाल मिट्टी की बर्तन होती थी उस पर, जैसे घड़ा हो गया और अदरवाइज जो भी चीज़ें होती थी। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो सबसे पहले कपास की खेती कहाँ होती थी? मेहरगढ़ में होती थी। बातों को रिलेट करें, मेहरगढ़ में सबसे पहले कपास की खेती होती थी। 7000 साल पहले खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फायंस से बनी तकलियाँ सूत कटाई के संकेत देती है। यानी जो आज से 7000 साल पहले ही मोहनजोदाड़ो में कपड़े का भी अवशेष मिला था, कपास की खेती भी मेहरगढ़ में हो रही थी, चांदी का फूलदान का एक ढक्कन मिला हुआ था, कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं मिले हुए थे और साथ में पक्की मिट्टी तथा फाइंस के बने हुए तकलियाँ मिली थी, जिससे कि सूत कटाई का काम पता चलता है। उस समय वहाँ पे सूत का जो कटाई होता था, जिससे कि कपड़ा बनते थे। आगे बात करते हैं, इनमें अधिकांश वस्तुएं का निर्माण
विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। यानी उस समय भी विशेषज्ञ थे, उस समय भी कोई प्रशिक्षण चलता था कि कोई भी जो व्यक्ति है उस इस काम के लिए फेमस है, तो उस समय उन सब चीज़ों को बनाने के लिए कोई खास विशेषज्ञ थे जो खास चीज़ों को बनाने के लिए प्रशिक्षण लेता था। पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि की मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उनकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है, यह किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। इस फिगर का बात हो रहा है कि ये इनकी दाढ़ी जो है ये कितनी अच्छी से दर्शाई गई है, इनकी टोपी, इनका शरीर, इनका हाथ, इनका नाक, इनका आँख, जबकि ये पत्थर पे तराशा गया है, कोई मूर्ति मिट्टी की नहीं बनाई गई है, ये पत्थर पे तराशा गया है, कोई चीज़ का पत्थर है उस पर तराशा गया है, उस पर ड्रेस भी बनाया गया है। तो ये किसी महान किसका काम होगा, कहाँ गया, या किसी विशेष मूर्तिकार का ही काम होगा जो कि खास प्रशिक्षण लिया हुआ होगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे, क्योंकि उस समय का उतना जानकारी मिल नहीं पाता है, तो ये पता नहीं था केवल पुरुष ही इस प्रकार के विशेष काम को कर पाते थे या महिलाएं भी कर पाती थी या पुरुष महिलाएं दोनों मिल के इस तरह के कामों को कर पाते थे। ठीक है, फाइंस का मतलब क्या है यहाँ पर, आइए हम लोग फाइंस का मतलब समझ जाते हैं। पत्थर और शंख प्रकृति के तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फाइंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्की समुद्री रंग के होते हैं। फाइंस के मनके, चूड़ियाँ, बल्ले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। फाइंस के मनके से क्या बनाए जाते हैं, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे, और यही फाइंस है जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हाँ हड़प्पा सभ्यता का काल था, वहाँ पे फाइंस का यूज होता था। और फाइंस का यूज कैसे होता था, बालू या स्फटिक के पत्थर से चूर्ण को मिलाकर, गोंद के साथ मिलाकर चीज़ें बनाई जाती थी, उसी को फाइंस कहा जाता था। ठीक है, कच्चे माल की खोज, उस समय में कच्चे माल का क्या हाल था, तो कच्चे माल का जो खोज होता था, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं का अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे किसान द्वारा पैदा किए गए कपास का कच्चा माल कहते हैं, जो कपास होता है उसको भी कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कटाई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थ वे दूर दूर से आयात करते थे। यानी उस समय जो हड़प्पा में जो व्यापार होता था, वहाँ से लोग जो क्या करते थे, तांबा, सोना, चांदी और बहुमूल्य चीज़ों को वो आयात करते थे। वहाँ पे नहीं मिलती थी, ना के बराबर मिलती थी, कम मिलती थी, लेकिन जो कपास होती थी, बुनाई, कताई, ये सब वहाँ पे हो जाते थे। आगे बात करते हैं। यहाँ पर दिया है कि हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यानी हड़प्पा सभ्यता, ये तो पाकिस्तान में पड़ता था, तो हड़प्पा सभ्यता में जो आज का जो राजस्थान है वहाँ से तांबा का आयात करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सा देश से आयात करते थे, तो पश्चिमी जो एशियाई देश है यानी कि जो ओमान है वहाँ से क्या करते थे, आयात करते थे। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई गई वस्तुएं धातु, टीन या आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो तांबा का आयात कहाँ से करते थे, राजस्थान से करते थे, पश्चिमी देश में जो ओमान है ओमान से करते थे, और साथ ही साथ जो टीन का आयात करते थे ये ईरान से करते थे, अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का जो आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स एग्जाम में यहाँ से आ सकता है कि तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था, राजस्थान से किया जाता था, तथा पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी किया जाता था। तांबे का आयात कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली जो धातु टीन थी, इसका आयात आधुनिक ईरान से किया जाता था, अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक में जो कोल्लार की खाली है वहीं पर सोना निकलता है, जिसपे कि KGF मूवी बना है, तो कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से कहता था। ये देख सकते हैं उस समय का तांगा था, यानी गाड़ी था उस समय का, जिससे कि लोग बहुमूल्य सामान ढोते थे। उस समय घोड़ा का खोज नहीं हुआ था, तो लोग इसे हाथ से ही पकड़ के चलाते थे। और आगे इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बारे में बॉक्स में लिखा है कि, थोड़ा इसको छोटा कर दिया जाए, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाता था,
इन चित्रों को देखो और खिलौना है और दूसरी तरफ मुहरे हैं। ये मुहरे हैं जो कि सिक्का है, उस समय इसी प्रकार का सिक्का चलता था। ठीक है, तो ये जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी तो है नहीं क्योंकि इसमें बैल है नहीं, लेकिन इसमें पहिया लगा हुआ है और इसी पे सामान को रख के लोग यहाँ पे एक डंडा बांध देते थे इस तरह से, और एक इंसान इधर पकड़ता था, एक इंसान इधर, और इसे खींच कर लाते थे एक जगह से दूसरी जगह। जिस समय कि जानवरों का, वो लोग जानवरों को पालतू नहीं बनाए थे, उस समय वो लोग इसी तरह से खींच के लाया करते थे। और ये मुहरा है। ठीक है, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन के लिए, ये जो बॉक्स है ये हमारे लिए नहीं है, ये बस ऐसे सवाल पूछा गया है जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए है। ओके, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, यानी उस समय लोग नगर में तो रहते ही थे, नगरों के अलावा लोग गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहर में रहते थे। जो किसान होते थे और जो चरवाहा होते थे वही शहर में रहते थे। ठीक है, शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। जो किसान और चरवाहा होते थे वो शहर में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के लिए सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। गेहूं, जौ, दाल, मटर यानी धान का यानी चावल का भी खेती वो लोग करते थे, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। उस समय देखिए इस प्रकार का जो हल होता था ये लकड़ी से बनाया गया है। देखिए आज का भी जो अगर हल देखिएगा, अब तो हालांकि ट्रैक्टर आ चुका है, लेकिन अगर कहीं कहीं गांव में आज भी हल देखने को मिलते हैं जो कि इसी आकार का होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है। तो ये हल था, यानी उस समय हल का प्रचलन था, लोग खेतों की जुताई करने के लिए हल का प्रयोग करते थे। ठीक है, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, हड़प्पा काल का हल नहीं बच पाए क्योंकि लकड़ी का होता है तो वो ख़त्म हो ही जाएगा, क्योंकि 4000 साल से अधिक हो गए हैं, क्योंकि वो प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसीलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। तो जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता था, क्योंकि राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है, उसके जस्ट पास पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है, तो राजस्थान में ऐसे भी थार मरुस्थल है, वहाँ बारिश होती नहीं है, तो बगल में ही तो हड़प्पा है, तो वहाँ पे बारिश बहुत कम होती थी। तो पानी को लाने के लिए लोग इस तरह के सिंचाई के लिए कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी, यानी पानी को जो संग्रह करके रखा जाता होगा किसी गड्ढे में या फिर बड़ा सा गड्ढा बनाकर, डैम बनाकर रखा जाता होगा, ज़रूरत पर उसे सिंचाई की जाती होगी जब ज़रूरत पड़ता होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। तो आगे लिखा है कि हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। उसमें बैल, घोड़ा, ऊंट ये सब वो लोग नहीं पालते थे। बस्तियों के आसपास के तालाब और चारागाह भी होते थे, यानी बस्तियों के आसपास तालाब होते थे जहाँ पे जानवर पानी पीते थे, और चारागाह भी होते थे जहाँ पे जानवर खाना खाते थे। लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। आज भी पाकिस्तान के एरिया में या फिर राजस्थान के एरिया में मवेशियों को लगभग डेली 5 से 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ जाता है, कभी कभी तो 17-18 किलोमीटर ट्रैवल कर जाना पड़ता है हरी घास और पानी पीने के लिए, राजस्थान और पाकिस्तान के क्षेत्र में। आज का बात कर रहा हूँ 2022 का। ठीक है, आगे का बात करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, ले जाया जाता था। वे बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। वहाँ उस समय जो शिकारी थे तो वो क्या करते थे, बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते, क्योंकि बैर जंगल में आसानी से मिल जाता है, और मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों को शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर की सूक्ष्म निरीक्षण, चलिए सूक्ष्म निरीक्षण क्योंकि बेसिक है, इसमें सूक्ष्म ही आपको देखने को मिलेगा। कच्छ के इलाके में खादिर बेत के किनारे धौलावीर नगर बसा है। ठीक है, वहाँ साफ़ पानी मिलता है, यानी कच्छ के इलाके, गुजरात के कच्छ के इलाके में धौलावीर नगर बसा है जो कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का है। वहाँ पे साफ़ पानी मिलता है, ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीर नगर को 3 भागों में बांटा गया था। जहाँ हड़प्पा के नगर 2 भागों में विभक्त होते थे, वहीं जो धौलावीर का नगर था उसे क्या किया गया था, 3 भागों में बाँट दिया गया था। ठीक है, इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार बनाए गए थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि का बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया है। इस अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहरों जैसी छोटी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। तो
तो उस समय का एक विशाल मैदान भी था वहाँ, जहाँ लोग कार्यक्रम को आयोजित करते थे, वहाँ पे जाते थे। और हड़प्पा धौलावीर को जो 3 भागों में बांटा गया था, 3 हिस्सों में बांटा गया था, तीनों हिस्सों के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें, पत्थर की दीवारें खड़ी कर दी गई थी। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। वहाँ पे कुछ अवशेष मिले हैं हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर जो कि पत्थरों पे खुदा हुआ पाया गया है। और इन अभिलेखों को जो संभवतः उस समय का जो अभिलेख था, इससे पहले हम लोग जो अभिलेख पढ़े थे वो पत्थरों पे, धातुओं पे तराशा गया था, लेकिन इसे लकड़ियों पे तराशा गया था, लकड़ियों में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहरों जैसी छोटी वस्तुओं में पाई जाती थी। तो ये पहला एक ऐसा साक्ष्य मिला जहाँ पे हड़प्पा का जो अभिलेख था वो लकड़ियों पे मिला। नहीं तो हड़प्पा का अभिलेख जो है छोटी छोटी जो मुहरें होती थी उस पे पाई जाती थी लिखा हुआ, जिससे कि आज तक वैज्ञानिकों ने पढ़ भी नहीं पाया है। आगे का बात करते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली शराबमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। लोथल भी गुजरात में, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ऐसे स्थान पर बसा शहर जहाँ कीमती पत्थरों जैसी कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह में कई मुहरें, मुद्राकरण एवं मुहरबंदी यानी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनके छाप मिले हुए हैं। जब मुहरे वहाँ पर रखा गया था गीली मिट्टी पे, तो वहाँ पर दब के मिट्टी में जो छाप छूट गए हैं तो वो आज के पुरातत्विक विभाग को मिला है, जिससे कि ये बात का अंदाज़ा लगाया गया है। ठीक है। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया व उतारा जाता था। तो सिंपली बोला जाए तो उस समय का ये बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। ठीक है, जहाँ पे कि नावें आती थी, माल को उतारा जाता था, चढ़ाया जाता था। एक बहुत ही बड़ा तालाब यहाँ पर है। ठीक है, ये तालाब है जहाँ पे कि माल सामान को लोड अनलोड किया जाता था। वहाँ पे नावें आती थी उस समय के, उस टाइम के समय में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले। ये देखिए, यही मनके हैं। मुद्रा, मुहरे और मुद्राकन की मुहराबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों के थैलियों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहरें लगाई जाती थी। मुहरों की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। यानी उस समय जब सामान बाहर निर्यात किया जाता था तो उसको पैक करके उसमें गीली मिट्टी को छाप कर उसके ऊपर मुहरें लगाई जाती थी और उस मुहरे पे कुछ लिखा रहता था जो संकेत के रूप में होता होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य। कि हड़प्पा सभ्यता जो अंत हुआ था किस तरह हुआ था उसका थोड़ा सा रहस्य पढ़ लेते हैं। ना तो हम लोग अभी हड़प्पा सभ्यता का पूरा विस्तृत जानकारी लिए हैं क्योंकि ये क्लास 6 का बेसिक एनसीईआरटी है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो वहाँ पे पूरा चीज़ समझ में आएगा। लेकिन जब इसका शुरुआत हम लोग इस चैप्टर में किए तो इसका अंत भी इसी चैप्टर में कर लेते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का अंत के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इसका अंत किस प्रकार हुआ था, उसका क्या रहस्य था। हड़प्पा सभ्यता का अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक से लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहरे और बाटों का प्रयोग बंद हो गए। दूर दूर से कच्चे माल आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदाड़ो में भी सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झागीनुमा घर बनाए जाने लगे। यानी आज से कितना, लगभग 4000 साल पहले, यानी 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक से लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया। लोगों ने इस नगरों को छोड़ने लगा। अब क्या कुछ रीजन रही होगी जिसके बारे में उतना अच्छा जानकारी नहीं पता चला होगा था, लेकिन हो सकता है कोई शासक आक्रमण किया होगा। लेकिन लोगों ने इस नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहरे और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गए। मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर ही कचरे का ढेर बनने लगे, जो कि बहुत ही विकसित नगर था। मोहनजोदाड़ो उस समय का बहुत ही सभ्य सभ्यता का विकसित था और वहाँ पर कचड़ों का ढेर रोड पर मिलने लगे। उस समय रोड का भी निर्माण हो चुका था, ध्यान रखिएगा। जल निकास की जो प्रणाली थी नष्ट हो गई। जो नाली बनाई गई थी जिससे कि जल निकलता था, छोटी नालियाँ बड़ी नालियाँ में मिलते हुए बाहर की तरफ निकलते थे, वो नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झागीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है ये सब क्यों हुआ इसका कोई जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। कोई अन्य विद्वानों का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, इसी कारण से ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे, क्योंकि वो रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान है, तो घास का मैदान समाप्त हो गए थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से यह
स्पष्ट नहीं होता। वहाँ पे जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी में बहुत भयानक बाढ़ आया था। अगर आप मोहनजोदाड़ो जो ऋतिक रोशन का मूवी है अगर देखे होंगे तो वहाँ से भी आप चीज़ों को रिलेट करके समझ सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो शहर का अंत लास्ट में कैसे हुआ था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है स्पष्ट नहीं, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदी सूखने का असर कुछ भी इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियां में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगर का विकास हुआ। इनके बारे में हम लोग हैं अध्याय 5 और अध्याय 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिए बातों को कि शहर का अंत कैसे हुआ ये तो नहीं पता। अगर नदियाँ में बाढ़ आई होगी, वन का विनाश हुआ होगा, तो भी कुछ इलाकों में जैसे गुजरात का लोथल है, जो कच्छकरण है, ये सब इलाकों में तो ना तो बाढ़ आती है ना तो पानी की कमी होती है। इन सब क्षेत्रों में लोग विकसित रह सकते थे। पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग रह सकते थे, लेकिन जैसे मोहनजोदड़ो ने हड़प्पा सभ्यता का विनाश हुआ, लोग हर जगह से छोड़ के चले गए। कुछ शहरों पर नदियाँ, सूखा, बाढ़ का इम्पैक्ट देखने को मिलता, लेकिन सब शहरों पर नहीं देखने को मिलता। लेकिन उसका क्या कारण थे आज तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं लगा पाया है। तो ये चैप्टर इसी तरह से ख़त्म हुआ और यहाँ पे कुछ इससे रिलेटेड एक दूसरी सभ्यता के बारे में बताया गया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अपने एटलस में, आप अपने पास एक एटलस रखे होंगे, तो अपने एटलस में मिस्र को ढूंढना है। नील नदी क्या है? सबसे लंबी नदी नील नदी है और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। तो नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। मिस्र का जो अधिकांश भाग है वो रेगिस्तान है, नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर। ये देख सकते हैं, ये बड़ा सा क्या है ये, इसके बारे में पढ़ते हैं। लगभग 5 शायद पिरामिड है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी के दांत, लकड़ी, हाथी के दांत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे मोती वोती बनती है, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। मैंने सही बोला था, ये पिरामिड है। उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा मकबरा बनाया जिन्हें कि पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों पर इन्हीं पिरामिड में दफना कर सुरक्षित रखा जाता है। जब राजाओं मरते थे, उसमें जो शासक थे उनकी जब डेथ होती थी, मृत्यु होती थी, तो ये जो बड़ा बड़ा पिरामिड है, इस पिरामिड में ही उन लोगों को शवों को दफनाया जाता था, रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इन शवों को क्या कहा जाता है? मम्मी कहा जाता है। तो उस समय के जो मिस्र के राजाओं थे, शासक थे, उनके जो शवों को जो पिरामिड में रखा जाता है उसे क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। ठीक है, उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इसमें खदान, पेयजल, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर भी शामिल है। कभी कभी शवों के साथ साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शव को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। उस समय के सभ्यता में जो शव को दफनाया जाता था, मृत शरीर को जो दफनाया जाता था, सबसे ज़्यादा जो धन दौलत को खर्च किया जाता था वो मिस्र में किया जाता था। और देखिए उस समय क्या होता था, लोग ये मानते थे कि लोग मरने के बाद भी जीवित रहते थे, इसलिए उनके साथ साथ उनके खाने का सामान, उनके जो प्रिय वस्तु होते थे, वाद्य यंत्र जो होते थे, या फिर उनका पेयजल, खाद्य पदार्थ जो उनका फेमस होता था, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र के साथ साथ जो राजाओं मरते थे, जो शासक मरते थे, उनके सेवक सेविकाएं वो जिंदा रहते थे, फिर भी उनको दफना दिया जाता था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो मर के भी जिंदा है और परलोक में भी उनका सेवा यही लोग करेंगे। जो सेवा सेविकाएं उनका क्या करते थे, वही लोग जाके वहाँ पर भी उनका सेवा करेंगे, ऐसा उस समय के लोगों को मानना था, जिसके साथ साथ वो दफना देते थे उनके सेवक सेविकाओं को। और धन दौलत खर्च किया जाता था सबसे पहले कहाँ? मिस्र की सभ्यता में ऐसा देखा जाता था। एक मेसोपोटामिया का भी सभ्यता है, जिसका जिक्र अगर आगे मिलेगा तो हम लोग करेंगे, या फिर आगे के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे। तो आज था ये चैप्टर 3 था, जो कि आज संपूर्ण हम लोग देख लिए। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, आप चाहेंगे तो क्वेश्चन आंसर को खुद से भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या क्या उपयोगी शब्द किया गया है वो यहाँ पे दिया गया, जैसे नगर, नगर दुर्ग, शासक, लिपिक, मुहर, शिल्पकार, धातु विशेषक, कच्चा माल, हाल, सिंचाई, ये सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में यहाँ बताया गया, तो तिथियां हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि तिथियां के लिए हम लोग को लिए जरूरी है। ठीक है, मेहरगढ़ में जो कपास की खेती मिलती थी लगभग आज से 7000 साल पहले मिली थी। नगर का आरंभ लगभग आज से 4700 साल पहले हो चुका था।
ठीक है। हड़प्पा के नगरों का अंत की शुरुआत जो लगभग आज से 3900 साल पहले हो चुका था। अन्य नगरों का विकास लगभग आज से 2500 साल पहले स्टार्ट हो गया था। ये था कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन्हों के हम लोगों ने समझ लिया। एनसीईआरटी बेसिक क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 को हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़े समझे, चीज़ों को रिलेट करके आगे कक्षा में हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग और विस्तृत जानकारी और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।